हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं शोगन सीरीज को, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अनफॉर्चुनेट हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में भी थोड़ी कम रिलीज हुई है, या फिर कहूं इस शो की ज्यादातर तो लैंग्वेज जापानीज में है, जिसे अगर परसेंटेज दिया जाए तो उसका रेशियो है 75% का, जिसे ध्यान में रखकर ही आप इस शो को आगे बढ़ाना, वरना ये शो आपके लिए कहीं ना कहीं सबटाइटल के माध्यम से ही समझने जैसा है, ऐसा मैं कहूंगा। और बात की जाए अभी ही मास ऑडियंस की, तो मुझे लगता है कि मास ऑडियंस को अपना समय इस शो पर देना चाहिए, जो कि वो डेफिनेटली इसके पहले ही एपिसोड शुरू करने के बाद समझ जाएगी कि ये उनके टेस्ट का शो नहीं है। और अगर जो कोई अब इसे खत्म होने के बाद देखेगा तो मास ऑडियंस की कैटेगरी अभी ही डिसाइड की जाए तो C- की रहेगी। जिसके बाद अब हटकर सीधे बात की जाए शो की कहानी की, तो शो की कहानी 16वीं सदी में जापान के सिविल वॉर पर फोकस कर रही है, जहाँ पर वो कहते हैं कि राजा के मरने के बाद सभी गद्दी हथियाने के पीछे पड़े हुए हैं, जिन सभी को पूरी तरीके से भड़काने का काम लॉर्ड इशिदो ने किया है। और इन सब के बीच राजा के काफी ज्यादा लॉयल लॉर्ड योशी फंसे हुए हैं। आई एम सॉरी अगर नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन खैर आप भावना को समझ सकते हो कि मैं बात किनकी कर रहा हूँ। तो अब इन सब में लॉर्ड योशी का काम, यानी कि उनका प्लान कुछ है भी या नहीं, वो सब तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा। और इसी के साथ साथ शो का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अंजी भी है, जिसे हम इस शो में बारबेरियन के साथ साथ एक इंग्लिशमैन भी कह सकते हैं, जो कि वो कहते हैं ना कि अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए किसी न किसी तरीके से जापान पहुंच गया है, जहाँ पर पोर्तुगीज पहले से ही अपनी एक छवि बना चुके हैं, जिस छवि को तोड़ने के लिए अब इस शो में क्रिश्चियनिटी से लेकर के कैथलिक इन सारे के सारे एंगल को भी डाला गया है, जिन सब से हट करके इस शो का पूरा फोकस होता है इसकी इंटरनल पॉलिटिक्स पर। और इसके अलावा लव स्टोरी भी आपको इस शो में देखने के लिए मिलेगी। जिसके बाद एक और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात की जाए तो वो है मारिको, जो कि इस शो में इंग्लिशमैन के ट्रांसलेटर के साथ साथ एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल भी प्ले कर रही है, जो कि अगेन शो देखोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि ये शो काफी ज्यादा टफ इसके लैंग्वेज की वजह से बनता है, कई सारी वैसी ऑडियंस के लिए जिन्हें सबटाइटल पढ़ करके शो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके पास वो कह सकते हो ना कि सबटाइटल पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम है, बस पुश की बटन पर हाथ दबाओ और फिर आप बनते हो गुट्टू को। ऊपर से शो में 10 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड 1 घंटे से भी ज्यादा की लेंथ का है, जिसमें अब अगर आप इसके सबटाइटल को ऐसे रीड करोगे तो ये शो आपका बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छा खासा टाइम लेता है, जो कि मैंने हर वीक इस शो के रिलीज होने पर दिया है, क्योंकि आधे शो को रिव्यू करने की कभी भी आदत नहीं बनी। इसलिए अब जबकि ये शो पूरी तरीके से अपना पैकअप कर चुका है, वो भी मेकर्स की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग के वो लोग इसके सीजन 2 को बनाएंगे नहीं, लेकिन अब शो जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, या फिर एक हिसाब से कहूँ ओवर हाइप, जिन सभी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से दूंगा, लेकिन उतनी भी ज्यादा डिटेल से नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी डिटेल्स आती है स्पॉइलर की टेरिटरी में। जिनसे हटकर अब आगे बढ़े तो उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शो के वर्ल्ड के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको इंट्रो के पहले बताया है वो बस इस शो की ऊपरी तौर की लेयर है, क्योंकि उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा ये शो अपना पूरा तर्ज फोकस पॉलिटिक्स पर बहुत ही अच्छी तरीके से रखता है, और हाँ खास करके जापान के कल्चर पर भी, जिस पर आप कह सकते हो कि इसके पहले भी एक शो बनाया गया है इसी सेम नाम का, जो कि बेस्ड जेम्स कार्वेल की लिखी गई नॉवल पर ही है, या फिर कहूँ काफी बेस्ट सेलिंग वाली नॉवल। जिसके बाद जैसे ही उस शो की अडेप्टेशन हुई थी तो लोग उसके उस टाइम पीरियड के हिसाब से दीवाने हो गए थे, जो कि शायद 70 के दशक में आया था, जिसे हाँ मैंने भी देखा, और अगर कभी टाइम पड़ा यानी मन किया तो उस पर रिव्यू बना करके मैं आपको दे दूंगा कि उस शो से लेकर के इस शो में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी के लिए तो कहूँ कि उस शो को जबकि मैंने पहले ही देख करके बैठा था, तो मुझे कहानी का जो अंदाजा था उन सब पर इस शो ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और इसके अलावा जब पहले ही एक शो कल्ट क्लासिक बन गया है, तो फिर वो कहते हैं ना कि उस छवि को हटाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होता है, जिसमें इस मेकर्स ने अगेन कहूंगा कि अपनी ट्रेडिशन और जापान वालों को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर एक ऐसा शो बना करके दे दिया, जिससे जापान वाले जब 80 के दशक में निकल कर आया था तो हेट करते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जापान को जैसा दिखाना चाहिए वो शो वैसे नहीं दिखाता, जो बात मुझे उस टाइम पर तो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आज शोगन के अब इस नए रिलीज किए गए शो को देख करके समझ आ गया कि वो लोग किस ट्रेडिशन और किन चीजों की बात कर रहे थे, जिसका ज्ञान अक्सर करके आपको एनिमे से मिलता है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये शो एनिमे से भी काफी ज्यादा सुप्रीम है, जो कि अपने इस वर्ल्ड को इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड कर हमें प्रेजेंट करता है कि आप इस वर्ल्ड से सिर्फ शुरुआत के पहले ही एपिसोड देख करके पूरी तरीके से चिपक जाते हो कि आप डेफिनेटली कुछ अमेजिंग सा देख रहे हो। और हाँ, ये शो आपको एपिसोड दर एपिसोड उतना ही ज्यादा सरप्राइज करते हुए चला जाता है, जिसमें जैसे कि मैंने कहा मैंने पुराना शो देख रखा है, तब भी जो इतना ज्यादा सरप्राइज कर रहा है, तो उन सारी की सारी डिटेलिंग्स पर बात करें तो शो की प्रोडक्शन की क्वालिटी बाप लेवल है, इतनी कि आपको शो की हर एक फ्रेम, फोटो, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग से लेकर के कॉस्ट्यूम और बोलने का लहजा भी भाई एग्जैक्ट उसी टाइम पीरियड का लगता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन इस शो की प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा ऑनेस्ट है कि आप उस टाइम पीरियड में खो से जाओगे। और फिर बात की जाए शो में दिखाए गए जितने भी एक्टर्स की, तो भाई साहब हर एक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, जिन सबसे आप समझ सकते हो कि
शो का लेवल ऑनेस्टी के साथ साथ अपने कंटेंट को कितना ज्यादा ध्यान से बनाने का था, जिन सभी में ये शो बिल्कुल भी लैग ना करते हुए मुझे लगता है कि नॉवेल को प्रॉपर जस्टिस भी देता है। और हाँ, जापान के कल्चर को भी, जिसे अगर मैं आज की तारीख के हिसाब से देखूं तो फक्ड अप है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सारी जो बातें आपने मोहब्बत फिल्म में अमिताभ बच्चन के मुंह से सुनी होगी, तो यहाँ पर उसे अप्लाई करते हुए शो कैसे आगे बढ़ाता है वो तो आप शो ही देखना समझ जाओगे, जिनमें हर एक कैरेक्टर खुद के काम को लेकर के कितना ज्यादा लॉयल है। ये शो उस पर भी फोकस करते हुए आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और ऊपर से कैथलिक, क्रिश्चियनिटी, इन सब को भी लेकर के जो धर्म का एंगल शो में चल रहा है, उनकी भी ये शो अच्छे से रिस्पेक्ट भी करता है। और हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी दिखाता है जो कि अगर खास करके हमारे देश में बनती तो इसे बनने नहीं देते, जिसमें पहला एपिसोड आपको उस बात का हिंट दे देता है। और फिर बात करें इस शो की लैंग्वेजेस की, जो कि मैंने कहा कि 75% जो इसमें जापानीज डाली गई है, तो वो मेरे लिए किसी भी तरीके से लेट डाउन तो नहीं, बल्कि इतना अपग्रेड है कि मैं सबटाइटल की मदद से इस शो को पूरा समझ सकता हूँ, जो कि हाँ मैंने समझा भी है। और मैं चाहता हूँ कि क्रिएटर्स ऐसे शो को एग्जैक्ट ऐसे ही टोन के साथ बनाए, ताकि असली सिनेफाइल्स ऐसे शो को देख करके प्राउडली कह सके कि उन्होंने एक ऐसा शो देखा है जिसे कंपैरिजन के तौर पर गेम ऑफ थ्रोन से भी कंपेयर किया जा रहा है। और हाँ, मैं कहूंगा कि ये शो आप जापानीज गेम ऑफ थ्रोन का वर्जन कह सकते हो, जिसमें सिवाय मैजिक के रियलिटी को ऑन पीक रखा गया है। बाकी लेंथ की बात की जाए तो शो का रन टाइम जो इतना ज्यादा बड़ा है, वो कई ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन तो नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप रोज इसके एक एपिसोड या फिर कहूँ हफ्ते में एक एपिसोड देखोगे तो डेफिनेटली आप इस शो को लेंथ के हिसाब से कहीं से भी फीका नहीं समझोगे। और अगर बेंच वॉच करने की बात आई तो ये शो आपसे बहुत ही अच्छा खासा टाइम मांगता है, जो कि सिनेफाइल्स डेफिनेटली दे भी देंगे, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी से लेकर के वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स, इन सभी को दिखाने में जो इस शो ने टाइम लिया है, वो मेरी नजर में तो वर्थ इट था। जिसकी अब थोड़ी और ज्यादा डिटेल पर मुझे लगता है कि इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये शो फुल ऑफ सरप्राइज है, जिस सरप्राइज का मजा मैं आपके लिए स्पॉइल कर बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। जिसके अगर रीजन की बात करें तो इस शो को लेकर के मैंने भी कुछ ज्यादा बड़ी उम्मीदें पाल कर नहीं रखी थी, बल्कि मैंने इस शो के पहली प्रेजेंटेशन यानी कि इसके टीजर ट्रेलर को देख करके यही अंदाजा लगा कर रखा था कि ये एक शो जापान को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए वॉर की ब्रूटलिटी भी दिखाएगा, जिसमें हाँ ये शो मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करता है। लेकिन भाई, जिस पॉइंट पर ये शो 10वें एपिसोड में एंड हुआ है, वो तो मेरी नजर में एक ओपन एंडिंग ही है, जिस पर अब मेकर चाहे तो आगे स्टोरी के हिसाब से कंटिन्यूएशन दे सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो असल नॉवल की कहानी कंटिन्यूएशन के मामले में तो जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आती। लेकिन आज जेम्स की कुछ लिखी गई और भी नॉवल है, जो कि शायद से टोटल 7 है, और अगर उनके रेफरेंस को लेकर के वो लोग शोगन के इस यूनिवर्स की कहानी को क्रैक कर ले तो डेफिनेटली मैं इसके सीजन 2 का भी वेट करूंगा, जो कि हाँ इस शो को देखने के बाद आप भी करोगे। रीजन भाई, शो है ही कमाल का, जिसकी जितनी ज्यादा तारीफ करो तो कम है। बाकी अब रेटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले ही शुरुआत करते हैं एक्शन की, जिसे लेकर के मैं ट्रेलर से ही जो काफी बड़ी उम्मीदें पाल करके रखा था, उस मामले में ये शो डिसअपॉइंट तो करता है। लेकिन जितने भी ब्रूटलिटी के साथ इस सीरीज में जो एक्शन दिखाए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। यानी कि ये उम्मीद आपको भी नहीं लगानी अगर आपने अब तक इस शो को शुरू नहीं किया है तो। और फिर बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए 5 में से आधा स्टार ही सही रहेगा, जो कि अगर आपको फनी लगा तो आपके लिए अलग हिट करेगा। और फिर इसके बाद बात की जाए ड्रामा की, तो पूरा शो भाई इसी पर फोकस करते हुए मेरी नजर में तो सीधे 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग ले जाएगा। और फिर सस्पेंस की बात करें तो भाई, जो मैंने इसका पुराना शो देखा था उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा था कि शो मेरे लिए स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कहानी के कुछ एंगल में ये शो उस हिसाब से चीजें मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखी हुई थी, लेकिन फिर भी ये शो अपनी स्टोरी टेलिंग को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में कामयाब तो हो गया, जिसके टेंशन, इन सारी चीजों को लेकर के मैं भी ये सोच में बैठा था कि अब इस शो के अगले एपिसोड में अगले हफ्ते होगा क्या। और फिर ये शो एक अच्छे खासे बैंगर के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है, जिसे ध्यान में रखकर सस्पेंस की इस कैटेगरी में मैं इस शो को 5 में से 3.5 स्टार से कम रेटिंग तो दूंगा नहीं। और वहीं बात की जाए शो के हॉरर और थ्रिल की, तो हॉरर तो इस शो में आप ब्रूटलिटी के हिसाब से पकड़ लो, यानी कि वायलेंस, जिसे दिखाने से ये शो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। तो वहीं शो के टेंशन और थ्रिल का माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिन दोनों का बैलेंस बनाते हुए मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी हाँ, जापान के कल्चर और उनकी जो रूल्स को फॉलो करने वाली आदत है, उसे देख करके भी आप काफी ज्यादा सरप्राइज ही रहोगे, जिस वजह से आप इंतजार करते हो कि शो में वॉर शुरू होने वाली है तो कब है। और उनके वोटिंग वाला सिस्टम भाई शो देखना समझ जाओगे। जिनसे हटकर अब बात की जाए मास ऑडियंस की, तो C- की कैटेगरी देते हुए मैंने पहले ही आपको उनकी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है कि ये शो उनके लिए बैरेबल नहीं है। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स ने इस शो को बहुत ही ज्यादा प्रेज देते हुए A+ की कैटेगरी में रखा है, जिनकी बात से उतना ज्यादा ना एग्री करते हुए मैं इस शो को A+ तो नहीं लेकिन A की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक मस्ट वॉच शो, जो कि हाँ ड्रामा की कैटेगरी में आता है। ये बात आपको नहीं भूलनी, वरना आपका इस शो को देखने का एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि एक हिसाब से बोरिंग में कब बदलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अच्छी खासी रिसर्च कर ही शो पर टाइम देना, जो कि ये शो अच्छा खासा डिमांड भी करता है आपसे। जिससे रिलेटेड अपना ओपिनियन मैंने आपको दे दिया है। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि शोगन Disney+ हॉटस्टार पर आपने देखा है तो आपको पसंद भी आया है या नहीं। बाकी डिज्नी वालों से रिक्वेस्ट है यार, एक काफी अच्छा सा अमेजिंग शो है जिसकी हाइप भी बनी हुई है, तो हिंदी में डब कर लो, थोड़े पैसे
पैसे डालोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन डबिंग कैसी होगी भाई पता नहीं। खैर, तो अब उससे हटकर आपकी क्या राय बनती है शोगन शो पर, वो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन इस शो से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.